रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू करते हुए बेटे पहला हमने जो इंट्रोडक्शन सीखा था वो था रिजिड बॉडी होती क्या है, एक द टाइप्स ऑफ मोशन इट अंडरगोज, उसमें था एक ट्रांसलेशन और एक था रोटेशन, और उनकी कॉम्बिनेशन होती जो कि हम लेटर समझ सकते हैं। और तीसरा हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था समझना, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था, मैंने जस्ट बताया था कि अगर एक बॉडी को आप लोकेट करना चाहते हो, व्हाट इज द लोकेशन पॉइंट, बिकॉज लोकेशन एक पॉइंट की लोकेशन होती है, लोकेशन एक पूरी बॉडी की नहीं हो सकती, ठीक है। तो हाउ टू पिन पॉइंट अ लोकेशन, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेप्शन का इस्तेमाल करके, मैंने अभी फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, उसका इतना ज्यादा वो नहीं किया, बट एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया व्हाट इज सेंटर ऑफ मास लुक्स लाइक। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है, MI/RI का समेशन डिवाइडेड बाय MI, इट इज द weighted average of individual point masses positions। weighted मतलब उनके मास के हिसाब से जो ज्यादा मास होगा उसकी पोजीशन का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में ज्यादा होगा, ठीक है, सही बात है कि नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस चैप्टर की एक फिलॉसफी, अगर आप समझ सको थिंग्स विल गेट इजियर। ओके, टारगेट क्या है बेटे, हमें किसकी मोशन सीखनी है फाइनली, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी is a system of particles. Do you all realize it? It's not just one single particle. It's not anything else but a system of particles, infinite number of particles. तो अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले इसमें जो हमने दो मोशन सीखी थी, एक तो थी ट्रांसलेशन और एक थी रोटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ट्रांसलेशन समझनी, मेरी बात रिफ्रेज हो रही दिमाग में, व्हाट आई एम सेइंग इज रिजिड बॉडी फाइनली क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली रिजिड बॉडी को, हम ज्यादा स्टडी करेंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि सिर्फ रिजिड बॉडीज ही हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। स्टार सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, दे आर नॉट रिजिड बॉडीज, उनके इंडिविजुअल स्टार्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही समझना है, लेकिन क्या क्या समझना है उसका, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं। सो हमारा टारगेट क्या है बेटे इस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन यानी कि मोशन एंड रोटेशन and of course combined motion to some extent of system of particles, and the best example will be rigid body. Okay, so systems of particles के थ्रू हम कहाँ चले जाएंगे, रिजिड बॉडी पे। ऑफ कोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो ये भी है, इसमें तो रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें पार्टिकल इंटर डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, इनके पार्टिकल टू पार्टिकल कोई मोशन नहीं है। तो ये एक सिंपल, यू कैन से वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन जनरल कहें तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस माइट बी चेंजिंग एज वेल, तब मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो उसका इंतजाम करा है हमने, वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं, या मिटा सही करा, मिटा के नोट करना था, ठीक है। कुल बात वही है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कैन बी इधर ट्रांसलेशन और रोटेशन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। क्लियर है कि नहीं, ये मत भूलना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पार्टिकल ही है, इज दैट क्लियर, ठीक है कि नहीं। मैंने फिलहाल वार्न किया आप लोगों को कि नो लॉज ऑफ मोशन वट एवर दे आर कैन बी अप्लाइड टू अ रिजिड बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली, एज ऑफ नाउ नथिंग, ठीक है कि नहीं। ओके, मैं एक चीज करना चाहूंगा यहाँ पे, हमने सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था, मैंने कहा था एम, मैंने मास टोटल लिखा है, रुको तो एक मिनट, that's fair enough. R center of mass is equal to M1 R1 plus M2 R2 and so on and so forth divided by M1 plus M2 and so on. मैं इसी से स्टार्ट करूंगा अपनी बातचीत, है ना। And let's take this mass to this side. rather mass भी क्यों लें हम, let's differentiate it, dRc by dt। ये क्या होगा, what does this mean for us, velocity of, because जिसकी हम देखो समझो मेरी बात, velocity होता है rate of change of position of a particle
तो हमारे लिए वो पार्टिकल फिलहाल कौन है? सेंटर ऑफ मास। सो अगर हम राइट साइड भी डिफरेंशिएशन करें, मैं लिखूंगा m1, डिनोमिनेटर का जो m है बच्चे ऐसे रहने दो, तो 1/m टोटल m1 dr1/dt plus m2 dr2/dt. Do you agree with this or not? सही बात है कि नहीं? What are these? ठीक है, बिकॉज ये हमारी पोजिशन, ध्यान दो, दीज वर पोजिशंस ऑफ द constituent particles. This was position of the center of mass. Now this is rate of change of position of center of mass, which is velocity of the center of mass. These are rates of changes of individual particles. Clear है कि नहीं? I can literally say mass को यहाँ ले आता हूँ, मेरे को m into v center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 and so on and so forth. मैं चाहूंगा आप ये इक्वेशन लिख लो, मैंने अभी कुछ नहीं बोला है, that's it. I'm just discussing how center of mass moves. Okay, you can call this topic as center of mass and its motion, right? आप ये लिख सकते हो इस टॉपिक का नाम। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ली बेटे। क्लियर है कि नहीं? ये तो हमने डिफाइन की थी, सही बात है। गो बैक टू काइनेमैटिक्स, याद करो किससे स्टार्ट करते थे काइनेमैटिक्स हम? पोजीशन, देन dx/dt, देन dv/dt, याद आया कि नहीं? सेम सीक्वेंस है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम समझें तो वो ये है फिलहाल बेटे, आप लिख लो इसको, फिर बताता हूं। ठीक है, इसकी मीनिंग समझाना मैं थोड़ी देर में चाहूंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट दिस अगेन। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा। m को घबराओ नहीं, m से नहीं घबराओ। दिस इज dvc/dt, सही बात है। तो ये क्या लिखूं मैं? ये तो एक्सेलरेशन हो गई, सही बात। देखो पोजीशन ले, फिर डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, जो हम नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं कभी भी काइनेमैटिक्स स्टडी करने के लिए, मोशन स्टडी करने के लिए, कि भाई एक पॉइंट मास का पोजीशन पता करो, उसका रेट ऑफ चेंज, उसकी वेलोसिटी होगी, उसका रेट ऑफ चेंज, उसकी एक्सेलरेशन होगी। दिस इज द बेसिक वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, m dvc/dt इज इक्वल टू m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt एंड सो ऑन। मैंने अभी आपको सेंटर ऑफ मास पे प्रॉब्लम्स नहीं कराई, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, उसके क्वेश्चंस नहीं किए। टॉपिक थोड़ा सा पूरा करेंगे फिर करेंगे उसको। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है यार, m इंटू, अगर हमने a सेंटर ऑफ मास निकालनी है, दैट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस। क्या आपको ये पता है ये क्या है भाई? एम ए क्या होता है? नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल। याद है कि नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू एम ए। ठीक है कि नहीं? विल गेट टू दिस लेटर। ये होगी सेंटर ऑफ मास की मोशन। इतना दिमाग में रख लो, मैं बताता हूं फिर क्या मतलब। दिस इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज अंडर द दिस इज द वे सेंटर ऑफ मास मूव्स। तो अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटीज पता है, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक्सेलरेशंस पता है, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, जस्ट लाइक अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन पता है तो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो मैंने बोला है, डेफिनेशन यही है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लेटर ऑन काफी कनेक्ट करेगा चीजों को। समझ गए कि नहीं हर्षित? पक्का? अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बात खत्म हो गई यहाँ पे। Now let's move on to doing things with system of particles. Okay, right? नोट कर लिया ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्या? रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अगर हम यही एनालिसिस चलाएं तो द फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक
to know about a system of particles is its momentum. How to find the momentum of system of particles? ठीक है क्या नहीं? ओके तो अगर मेरे पास मासेस हैं m1, m2, m3 जिनकी वेलोसिटीज v1, v2, v3 है, तो मैं लिखूंगा ठीक है द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू p1 प्लस p2. याद है कि नहीं? अगर टोटल मोमेंटम निकालते हैं हम तो कैसे निकालते हैं? सबके मोमेंटा ऐड करो. जैसे याद है, देखो mv इधर mv इधर, टोटल 0. याद करो, प्लस mv माइनस mv प्लस mv j एक्सिस पे, मतलब j माइनस mv j पे, टोटल मिला के 0. वी नो दिस from previous experience that we can find the momentum of a system of particles. At least 2 particle system हम कर चुके हैं. Multiple system भी हो तो this is the way we are going to find the system of particles momentum. Clear है कि नहीं? लिखो आप. Now this is equal to m1 v1, सही बात है, प्लस m2 v2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सही बात, गलत तो नहीं लिख रहा हूं? देखा हुआ है थोड़ी देर पहले हमने. ठीक है, ओके. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कहीं को भी जा रहे हैं, इट डजंट मैटर टू अस, व्हाटएवर इज देयर इनर सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है कि नहीं? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर मोमेंटम लिखें तो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. लेकिन ये किसके बराबर है? P system is equal to summation of mi vi with a vector that is equal to, मेरे बच्चों, m into v सेंटर ऑफ मास. अभी देखना पीछे इक्वेशन लिखवाइए. ठीक है, दैट मीन्स इट लुक्स लाइक, मतलब समझो इस बात, इट लुक्स लाइक कि इन सब का इंडिविजुअल मोमेंटम जो भी है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलती है और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो पूरे सब सिस्टम पार्टिकल्स का मिला के मास, दिस इज ऑल्सो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सिस्टम. मतलब ये ऐसा लग रहा है, ध्यान से बेटे यहां ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है कि ये सारे पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, एक ही पार्टिकल में फंस गए हैं, और किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? vc से. ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास बिहेव्स as the whole particle, as the whole system, right? It replaces the whole system in this case. मैंने नहीं बोला ऐसा ही है, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं. As long as momentum is concerned, the center of mass behaves as the representative of the body. ठीक है कि नहीं? It sort of carries the momentum as a single particle. ठीक है कि नहीं? इसके दो मतलब है बेटे, नोट करो, मैं दो मीनिंग समझाता हूं, याद भूलना नहीं ये चीजें है ना. कीप देम इन माइंड, देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हमने देखा कि ठीक है, एक सिस्टम का अगर मोमेंटम निकालना हो, उसके बदले आप क्या करोगे? लीनियर मोमेंटम ही. ओके, मैंने और कुछ नहीं बोला. एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर आपने निकालना है तो कुछ मत करो, मास इंटू वेलोसिटी. ऐसा मानो कि भाई सेंटर ऑफ मास का ही है. ठीक है कि नहीं? यस और नो? समझ आया कि नहीं आया? आया ना कि नहीं आया समझ? ठीक है, अभी मजेदार बातें बताता हूं. मैं मिटा दूं हर्षित, मिटा दूं? ओके, नाउ लेट्स से टोटल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. मेरे पास पार्टिकल्स हैं छोटे मोटे, लेट्स से काफी सारे हैं. इस पे नेट फोर्स है, लेट्स से ये इसका मास m1 है, तो m1a1 इसका नेट फोर्स होगा. सही बात है कि मैंने न्यूटन सेकंड लॉ की लैंग्वेज में लिखा है. इस पे होगा m2a2 फोर्स, इसका मास m2, इसकी एक्सेलरेशन अपने अपने सिस्टम. तो ये इनके अलग अलग, मान लो m3 है, इसकी एक्सेलरेशन a3 है, तो m3a3 इस पे फोर्स होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो नेट फोर्स कितना होगा इस सिस्टम पे? इज सम ऑफ F net is equal to F1 plus F1 नहीं, चलो ठीक है, F2 and so on and so forth. सही बात है कि नहीं? Yes or no? That's equal to M1A1, M2A2 and so on and so forth. मुझे बताइए, ये भी देखा हमने थोड़ी देर पहले कहीं, देखा ना? कहाँ पे? फिर से सेंटर ऑफ मास की मोशन में. Okay, this can be written as now F net on a system of particles
इज इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अच्छा, कुछ न्यूटन सेकंड लॉ जैसा नहीं लग रहा है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? बिल्कुल। सो द सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है, इट हेल्प्स अस पार्टिकलाइज a system of particles. ओके, एक बड़े सिस्टम को एज अ सिंगल पार्टिकल अगर आप डील करना चाहें किसी लेवल पे, तो ये सेंटर ऑफ मास हेल्प करता है इस चीज में आपको। ठीक है, अभी नोट करो और बताना ये बात। पक्का? ओके। इसमें एक पंगा है, कोई भी पार्टिकल्स हैं, इस पे जो नेट फोर्स होगा, लेट्स से F1, इसमें कुछ इंटरेक्शंस होंगी और कुछ एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, मान लो आउटसाइड सिस्टम कोई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट हमें खींच रहा है इसको, साथ ही साथ ये भी तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। लेट्स से दिस इज F1 इंटरनल, F12 ये होगा F21, ये F23 ये होगा F32, ये F13 और ये F31। मान लो ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल, यानी कि इनके इंटरेक्शन फोर्सेस मैंने बहुत सारे रिमूव किए, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट बता रहा हूं। इंटरनल फोर्सेस भी हैं, लेकिन अगर मैं इस सिस्टम के जब कैलकुलेशन करूं, तो मैं F1 एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल ये भी रखूंगा, 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 ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। दे कैंसल आउट बिकॉज नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ द होल सिंगल सिस्टम। अलग अलग नहीं होते हैं, है ना? ये जो इस पे फोर्स लगा है, ये कैंसिल नहीं होगा इसके साथ जब तक आप इन दोनों को एक ही सिस्टम में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमने कर लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, नाउ वी कैन सिंपली से, हाँ देयर इज अ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं जब इस इक्वेशन में लिखूंगा M1A1 में मैं क्या क्या लिखूंगा, सोचो। मैं लिखूंगा F1 प्लस F12 प्लस F13, सही बात है कि नहीं? यस। इसी तरह से इसमें क्या लिखूंगा मैं? F2 प्लस F21 प्लस F23। ठीक है, इसी तरह से मैं F3 प्लस F31 प्लस F32 लिखे मैंने। एंड लुकिंग एट दीज, देखो F13 F31 खत्म, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन में ये इंटरनल फोर्सेस आते ही नहीं, इक्वेशन में इंटरनल फोर्सेस। तो जब आप एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आप फोर्सेस ऐड करोगे, डोंट बॉदर अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? कुल मिला के मैं कहूंगा ये जो F नेट है, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। सही बात है कि नहीं? वी से F net that to external is equal to m into a center of mass. You can call this Newton's second law of motion applied to a system of particles. Clear है कि नहीं? ओके, यहां तक नोट करो, फिर मैं बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बताता हूं। नोट कर लिया? करो करो, नोट करो। ठीक है, okay, going back, I'll say F external is equal to mass into acceleration of center. If F external is 0, which is of course equal to M1 A1 so on and so forth, जो सारे के सारे मिला के छोड़ो उसको। If F external क्या है? 0, then this is also 0। सही बात है कि नहीं? और ये जब 0 है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये बात समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो इधर। जब हमने P सिस्टम लिखा था तो वो था P1 प्लस P2 प्लस प्लस Pn सपोज। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट किया हमने, dp system by dt, that is the net force, is equal to dp1 by dt plus dp2 by dt and so on and so forth। सही बात है। और जब ये 0 है, that means ये चीज क्या थी? कांस्टेंट। यस,
दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, द मोमेंटम इज conserved. Clear है कि नहीं? Law of conservation of momentum. We know this already. We are just extending it to multiple particles. Okay. If the net external force on a system of particles goes to zero, what is the rate of change of momentum? So what is the momentum? Constant. Its rate of change is of course zero. ठीक है कि नहीं? कुल मिला के मेरे बच्चों ध्यान दो इस बात पे, मैं कहूंगा दैट मीन्स m into v center of mass is equal to no doubt m1 v1 m2 v2 जो कि कांस्टेंट है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या हो गई? दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है वो चेंज। अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉर्मल, ये हम जानते हैं, जब तक एक पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगे उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं। दिस इज बेसिक न्यूटन्स लॉ, बट वी कैन एक्सटेंड द सेम फिलॉसफी ऑन टू द सेंटर ऑफ मास। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स एज इंडिविजुअल्स बट एज अ सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। खास बात ये है, अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो वो रुका रह जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी जीरो है तो भी जीरो ही रहेगी, सही बात है कि नहीं? मतलब ये देखो ध्यान से, ये देखो सपोज एक छोटा सा सूतली बम है हमारे पास, है ना, पटाखा है ना, हमने इसमें आग लगाई और ये ब्लास्ट हुआ, छोटा सा ब्लास्ट हुआ, इसका 2-3 पीसेस हो गए बच्चों। एक वहां गया, लेट से 2 ही हो गए, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। नेट फोर्स क्या था एक्सटर्नल? जीरो, इट वाज लाइंग देयर ऑन द ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पड़ा रहेगा, सही बात है कि? खुद सोचो, एक पीस इधर गया तो दूसरा यहां जाना ही जाना है, क्यों? अगर सारा एक तरफ गया तो दैट मीन सेंटर ऑफ मास मूव कर गया, कैसे? ठीक है कि नहीं? इसीलिए मल्टीपल पीसेस होते हैं। ओके, क्या होते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं ऐसे। तो जब पटाखा फटता है उसके मल्टीपल पीसेस जाते हैं, लेकिन एक ही तरफ नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा जा रहे हैं, वो हर तरफ जाते हैं। द मास एंड वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। समझ आई मेरी बात की नहीं? इतना ही नहीं, कभी आपने पटाखा जला के फेंका है? ठीक है, टेक दैट एग्जांपल, आपने पटाखा जलाया और फेंका, राइट? जैसे ही यहां ये फटा, ये जो इसका जो ब्लास्ट है, इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन, इसमें एक्सटर्नल कुछ नहीं है। ये जब पीसेस में टूटेगा बेटे, एक पीस ऐसे जाएगा, एक पीस ऐसे जाएगा, एक पीस ऐसे, कैसे? लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास, इट विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट वुड हैव अदरवाइज डन एज अ सिंगल पार्टिकल। मेरी बात समझ रहे हो? इट बिहेव्स एज इफ नथिंग इज डूइंग, इंटरनल कोई भी डिस्टर्बेंस डजंट चेंज, नॉट एट ऑल। ठीक है, जब हम पटाखा फेंकते हैं, तुमने कभी देखा है जब हम रॉकेट फेंकते हैं तो फिर थोड़ी देर तक हम उसकी ट्रेजेक्टरी ढूंढ रहे होते हैं, भले ही वो पहले रुक गए हो। क्यों? वी आर डिजाइन फॉर दिस यूनिवर्स, फॉर दिस अर्थ। ध्यान रखना इस चीज का, देखो हमारी जो जो सेंसेस है ना, वो ऐसे डिजाइन है, दे आर मेंट टू रेस्पॉन्ड टू द नेचुरल प्रोसेसेस। तो एज मच एज पॉसिबल आप सोचो, अगर मैंने पटाखा फेंका, मान लो रास्ते में किसी ने रोक भी लिया, आप सोचोगे कहाँ गया यार? आप कौन सी ट्रेजेक्टरी पकड़ोगे? पैराबोलिक। यानी कि आपने ये ध्यान रखना है, पटाखा हो, कद्दू घिया हो, है ना, है पानी हो, पानी का बकेट ऐसे फेंकू मैं, पानी का बकेट, डजंट मैटर, वो पानी के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके कुछ भी करें, सेंटर ऑफ मास विल बिहेव एज इफ इट वाज अ सिंगल पार्टिकल। इसीलिए द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आप पढ़ोगे शायद स्कूल में या पढ़ लिया हो, दैट इज, इट इज अ पॉइंट at which the mass of the body seems to be concentrated. Why? Because अगर एक बॉडी की आपने ट्रांसलेशन समझनी है, तो आज के बाद हम उसकी ट्रांसलेशन विल बी द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो खुद सोचो बेटे, सपोज मैंने कद्दू उठाया हाथ में और मैंने प्लाक्षा के सिर पे फेंक रहा हूं, ठीक है, समझो मेरी बात, इट हैज एन इरेगुलर शेप, लेकिन मुझे उसके सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी पता है कि कैसे फेंकनी है। आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इतना ही नहीं बेटे, सपोज आपने हाथ में बहुत सारी बजरी के छोटे छोटे पीसेस उठाए और आपको लगता है कि आप
इस पर्टिकुलर साइड पे फेंकोगे तो वहां कहीं ना कहीं एक चींटी मरेगी या कुछ होगा। तो आप जब फेंकते हो देखो आपके दिमाग में उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, ठीक है, ओके, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कुछ भी करें, वो कुछ भी कर रहा हो एक्सटर्नली, जब तक एक्सटर्नल नेट फोर्स ना हो उसकी ट्रेजेक्टरी नहीं बदलेगी। इसीलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विल बिहेव एज अ पॉइंट मास, बात खत्म। ओके, तो जब भी एक बॉडी है, ऐसा नहीं है कि फोर्स लगे ही नहीं तो तब क्या, जब फोर्स लगेगा तो सब कुछ उस हिसाब से करेगा जैसे एक सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट मास, कॉन्सेंट्रेटेड ऑल ऑफ इट एट वन पॉइंट, ठीक है कि नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात करो या उसकी ट्रांसलेशन की बात करो, तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, उसको ट्रीट कर लेना एज पॉइंट मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास, खत्म, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं क्यों बार बार ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बना रहा हूं, बिकॉज वी नो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अ पॉइंट मास वुड हैव गॉन इनटू अ पैराबोलिक पाथ। भले ही इस मास के यहाँ टुकड़े होके यहाँ वहां गिरा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू रीच हियर, सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा। इसका मतलब समझना बेटे, दैट मीन्स अगर आपने यहां से पटाखा फेंका और यहां वो फटा, सपोज यहां 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 ऐसे गिरेंगे ना ये मासेस, सो दैट इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरे। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक मास फेंका, उसके दो हिस्से हो गए, एम यहां गिरा तो दूसरा एम कहां गिरेगा। तो आपको ध्यान देना है कि दूसरा एम ऐसी जगह होगा कि पहले एम के रखते हुए सेंटर ऑफ मास कहां हो। दैट पार्टिकल शुड नॉट गो एनीवेयर हियर एंड हियर, सेंटर ऑफ मास अपनी मोशन पे। तुमने जो भी इसमें अय्यारियां की हैं, है ना, अय्यारियां मतलब जादूगरियां की हैं, तुमने पटाखे लगाए हैं, जो भी किया, दैट विल नॉट मैटर, ठीक है कि नहीं। समझ गए मेरी बात की नहीं। एनी क्वेश्चंस बेटे? बोलो बोलो, ठीक है कि नहीं बेटे। अच्छा, एक और मजेदार बात, जब एक रिजिड बॉडी कैसे भी चल रही है, इट डजंट, प्लीज प्लीज प्लीज, इट डजंट मैटर कैसे चल रही है, अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc है, इट मीन्स एज इफ, इट मीन्स ऐसा होगा नहीं, लेकिन इट मीन्स all the particles already have this much velocity, सब में ये वेलोसिटी है। इसके बाद एडिशनली क्या होता है वो हम और कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। मान लो सपोज ये घूम भी रहा हो, तो दैट मीन्स इस सेंटर ऑफ मास के अलावा इस पार्टिकल के पास एक तो ये वेलोसिटी होगी और एक घूमने का भी एडिशनल होगा, ठीक है। कभी बाउलिंग करते देखा किसी को, ठीक है, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं ऐसे चला रहा हूँ हाथ, अगर मैं कोई चीज ऐसे फेंकूं तो मैं सेम स्पीड से फेंक पाऊंगा, ऐसे फेंकूं सेम ही चीज है। लेकिन अगर मैं आगे दौड़ रहा हूं, यहां से मैं तेज फेंकूंगा, यहां से मुश्किल होगी, क्यों, ठीक है। ऐसे समझ लो मेरे हाथ में ऑलरेडी मेरी रनिंग वेलोसिटी थी, अगर मैं फर्दर वेलोसिटी इसको दे रहा हूं अपनी इंटरनल इच्छा की वजह से, ठीक है, तो इसमें एडिशनल फोर्स लगता है, एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी मुझे। लेकिन अगर मैं इधर फेंकूं तो मेरे पास ऑलरेडी फॉरवर्ड वेलोसिटी है, मैं बैक फेंक रहा हूं किसी चीज को, मुश्किल होता है कि नहीं होता है। इज इट इजियर टू थ्रो थिंग्स व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड और टू थ्रो देम बैकवर्ड व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कौन सा वाला इजी है बताओ, ठीक है कि नहीं। क्यों, बिकॉज जो चीज आप लेके चल रहे हो उसमें ऑलरेडी आपकी बॉडी वेलोसिटी है। बॉलर्स क्यों रन अप लेते हैं, सोचो, फास्ट बॉलर क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं, क्योंकि उस बॉल में वो वेलोसिटी ऑलरेडी है, फिर वो फर्दर ऐड करते हैं उसमें, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर vc है, इट मींस all the particles of this body already have this much velocity, at least उनकी जो ट्रांसलेशन है, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद और फर्दर क्या है, ठीक है, वो हम आगे करेंगे जब रोटेशन पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सेंटर ऑफ मास एंड इट्स क्लोज रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन, ट्रांसलेशन, ओके। तो जब भी मैं बोलूं, सपोज मैं बोलूंगा ऐसे, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डिस्क गोज डाउन, व्हेन इज इट गोइंग टू रीच द फ्लोर, आप मतलब क्या बोलोगे, कौन सा पॉइंट, उसका ये पॉइंट या सेंटर ऑफ मास। व्हेन इज द सेंटर ऑफ मास गोइंग टू रीच, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्लियर है कि नहीं। समझ पाई मेरी बात कि नहीं आई बात समझ। तो जब हम किसी चीज के पहुंचने की बात करें तो हम उसके सेंटर ऑफ मास के पहुंचने की बात करते हैं, क्या करते हैं,
सेंटर ऑफ मास के पहुंचने की बात मेरे बच्चे, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज व्हेनेवर से वे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ट्रांसलेटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं? अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, ये फैन है, घूम रहा है ना. अब अगर ये फैन घूमते घूमते कोई उठा लेता है कहीं ले, फैन तो घूमता रहेगा, है ना? या आपके हाथ में सपोज एक वो है, एक पंख जैसा है, आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो एक ही जगह पे, है ना, घूम रहा है. ओके, जस्ट जस्ट डोंट लाफ, है ना, खराब बात है, ध्यान दो पहले. ये घूम रहा है. ओके, आपके पास अच्छा एक मोटर लगा हुआ है इस पे, आपके हाथ में एक हैंडल है, आपने हैंडल से पकड़ के कर रहा है. सही बात है कि नहीं? क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है? इसका नहीं. तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नील, जीरो, रेस्ट. व्हाट आर what are these क्या बोलूंगा, क्या बोलते हैं इनको यार, wings doing? They are still moving. The particles are not at rest. Are you able to get it? The particles are not at rest. तो motion of center of mass is zero. लेकिन अगर कोई इस सेंटर ऑफ मास पे एक प्लेटफॉर्म बना के खड़ा हो जाए, ऐसे देखे, he is still going to see समथिंग हैपनिंग. क्लियर है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरे बच्चों, अगर मेरे पास एक रॉड है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट. ये बात क्लियर है? तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? नील, इट इज एट रेस्ट. बट मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इस केस में प्योर रोटेशन का है. सही बात है कि नहीं? तो जो भी कंबाइंड मोशन, अब अगर मैं इसको उठा के फेंक दूं, ठीक है, तो एक हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और ये क्या कर रहा है? तो एक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड देन दूसरा है मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है कि नहीं? ये हमने पढ़ना है. क्लियर है कि नहीं? तो ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया. उसका आपने जो भी निकालना है, आपने मोमेंटम निकालना है, फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, सब कुछ वैसे ही जैसे हम करते आए. बस ये है कि अब पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है. क्लियर है कि नहीं? सिस्टम की बात समझ आई अच्छे से. नाउ आई एम सेइंग कि एक कॉम्प्लेक्स मोशन को समझने का तरीका क्या है. पहले हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझें, इसके बाद हम समझेंगे मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, फिर समझेंगे कंबाइंड मोशन. क्लियर है कि? तो अगर मैंने मान लो ऐसे, लास्ट पॉइंट है ना, मान लो मैंने एक घिया लाया है मार्केट से, ठीक है कि नहीं? ओके, और प्लक्षा ने क्या किया है, मेरी बुक गिरा के, यहाँ सब कुछ पानी वानी गिरा के, हम यहाँ थे नहीं, तो ये पीछे से छुप के आई और इसने सारा तहस नहस कर दिया, मेरा बोर्ड भी तोड़ दिया. करना मत ऐसा, मार दूंगा, मैंने खा जाऊंगा. तो ये भाग रही और मैंने उठाया घिया और मैंने कहा इतना तो बनता ही है ना. सो थिंक अबाउट इट बेटे. जैसे मैंने ये थ्रो किया, ठीक है, व्हाट विल हैपन? इसका सेंटर ऑफ मास क्या पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला, बिकॉज सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स दिस घिया एज अ पॉइंट मास. उसको नहीं मतलब है इंटरनली क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये ऐसे जा रहा होगा. सही बात है कि नहीं? टक 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 ऐसे जा रहा होगा. अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे फोकस करूं, इट इज नथिंग, इट इज एक तो ट्रांसलेटिंग और एक रोटेटिंग. समझ गए मेरी बात की? दैट्स कंबाइंड मोशन. व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट? क्लियर है कि नहीं? समझ आए कि नहीं? मैं कह रहा हूं फेंक दिया मैंने, मतलब बहुत कुछ मैंने दिमाग लगाया, घुमा दिया. ठीक है, सीधा तो गिर सकता है, लेकिन ओरिएंटेशन तो बदलता ही रहेगा कि नहीं बदलेगा? वाह, तू तो बड़ा है बेटे. है क्या नाम है उसका, नीरज चोपड़ा बना हुआ यहाँ पे, ऐसे डिस्कस थ्रो, ये जेवलिन थ्रो थोड़ी फेंक रहा. वो तो खैर वो भी मूव करता है, ऐसा नहीं वो ऐसे फेंकता है, तो फिर और क्या करता है? सोचो ना, लॉन्च ऐसे होता है वो, और कैसे गिरता है. दैट मीन्स कुछ तो हुआ है बेटे, इतना तो पलटा ही है ना वो. सोचो, तुम्हें क्या लगता है वो सीधे जाता है? ठीक है, वो भी पलटता है वो, लेकिन देखो यहां से ओरिएंटेशन यहां तक बदला है. तो व्हाट इज दिस? रोटेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैज हैपेंड? इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां गया. समझ गए कि नहीं? कभी भी शक, यू हैव टू हैव क्वेश्चन. मैं टांग नहीं खींच रहा, यू आर मोस्ट वेलकम. हर चीज है बेटे, यू थ्रो एनीथिंग इनटू द एयर, इट्स सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द trajectory of parabola. And
वट एवर एल्स यू आर डूइंग दैट्स इमटेरियल। जैसे वो जंप नहीं फेंकते, हाँ हाई जंप नहीं होता है, कौन सा होता है वो जो पानी में फेंकते हैं वो लोग, यहां से ऐसे कूदते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उनकी बॉडी कैसे कैसे कर रही होती है यहां से यहाँ, लेकिन उनका पाथ क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, समझ गए कि नहीं। सो मच सो बेटे, मैं बहुत कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी टेंशन नहीं लो, कॉन्सेंट्रेट कि हाँ यार ये बात ना मैं बताऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये दिमाग में रखना ही मुश्किल होगा तुम, कि ये टिकाएं कैसे दिमाग में कि भाई सेंटर ऑफ मास ही मोशन है। जैसे मैंने एक बॉडी ऊपर फेंकी और एक नीचे छोड़ दी, ऐसे ही एक ऊपर फेंक दी एक छोड़ दी, तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, ठीक है कि वो इट विल सिंपली मूव अंडर ग्रेविटी, दैट्स इट। इस पे फोर्स क्या लग रहे हैं, एम जी खत्म। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उतनी होगी एक तरह से, ठीक है। हमने और कुछ तो नहीं किया ना, हमने वेलोसिटीज दी, एक्सेलरेशंस नहीं दी। तो ये चीज भी सेंटर ऑफ मास से ही सॉल्व कर सकते हो, क्या दिक्कत है, कैसे करनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम हियर, प्लीज एंड प्लीज, आई एम जस्ट पुटिंग सिचुएशंस इनटू योर माइंड। एक और मजेदार बात, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं बेटे होता है। हेलो क्या कह रहा था मैं, हाँ सपोज मान लो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक मास ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंड सडनली व्हाट हैपेंस, इसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है, इसके दो पीसेस होते हैं, क्या होते हैं, दो पीसेस। तो ये जब दो पीसेस हुए तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ये जो इंटरेक्शन था इंटरनल था कि एक्सटर्नल था, जिसकी वजह से दो हिस्से हुए, इंटरनल। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। खुद सोचो, सेंटर ऑफ मास जो कर रहा था वो करता रह गया, इट डजंट मैटर। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन दिस स्ट्रेट लाइन, लेकिन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मान लो अगर मैं इसको चला नहीं रहा होता, मैंने रोक रखा होता और यही ब्लास्ट होता तो क्या होना था, देखो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास है ये, इतनी दूर है इतनी दूर है, अब ज्यादा दूर है ज्यादा दूर है, थोड़ी देर बाद ज्यादा दूर होगा और ये भी ज्यादा, देखो ना कौन सी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज द पार्टिकल्स मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं। ऐसा होता है बेटे, ऐसा जैसे बाइनरी स्टार्स में होता है, ऐसे बाइनरी स्टार्स लाइक दिस, दो स्टार्स है, मैंने शायद बोला था ये डे वन पे, राइट, और वो ऐसे घूम रहे होते हैं और चल भी रहे होते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास जो ट्रेजेक्ट्री पे है वो जा रहा है, देखो वो अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ रहा है किसी ब्लैक होल के अराउंड या किसी व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास अपना काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि इनकी इंटरनल इंटरेक्शन क्या है। ये अगर एक दूसरे के साथ चिपक के ब्लास्ट भी करें, वो पार्टिकल्स भी दुनिया भर में फैलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या करते रहेंगे, दैट्स द की, ठीक है, समझ गए कि नहीं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन्स में ऐसा होता है कि चलो एक न्यूक्लियस आ रहा है और उसके दो हिस्से होते हैं, एक यहाँ जाता है और एक यहाँ जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज ऑन द सेम पाथ, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा, कहने को अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे रहे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, एक उधर जाता हो और एक ऐसे, बस दैट्स ऑल द स्टोरी यू विल सी, क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। सो आई होप इट इनग्रेन्स इनटू योर माइंड विद द कमिंग डेज, इन कमिंग डेज, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। खास बात सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने बताई नहीं है, एक चीज तुमको वो है कि अगर ये अलग से है ना, m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन चूज किया जाए, जो कि अक्सर करते हैं हम, क्या करते हैं, अक्सर करते हैं ऐसा हम कि सेंटर ऑफ मास पे ही फ्रेम सेट करो, ठीक है कि नहीं। पूरी मोशन स्टडी करने के लिए पहले तो सेंटर ऑफ मास की मोशन अलग होगी, फिर सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम सेट करके सारी चीजें डिस्क्राइब करो, देन
पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0, देन मेरा बच्चा समेशन ऑफ MIRI बिकम्स 0, याद रखना। ओके, दिस इज द ब्यूटी, इट टेल्स अस कि अगर आप सेंटर ऑफ मास को चूज करेंगे एज ओरिजिन, a lot of things will simplify, ठीक है कि नहीं? ओके, हैप्पी? That's all from me today बच्चों, थैंक यू।